एनवीएन के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीनियर पत्रकार जनाब प्रदीप माथुर साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कुमार शर्मा जी उत्तर प्रदेश से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज का हमारा विषय है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव। इस उपचुनाव में क्या होने वाला है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की स्ट्रेटेजी को लेकर सवाल है कि वो नफरत की राजनीति के जरिए इस चुनाव में उतरना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस का सवाल है कि उसने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। तीसरी तरफ दलितों का और पसमानदा जिसे बैकवर्ड कहते हैं, उनको इस इलेक्शन में कितने टिकट दिए जाएंगे इस चुनाव के दौरान, इसको लेकर भी सवाल हो रहा है। बीजेपी ने 5 पिछड़ों को टिकट दिया है तो समाजवादी पार्टी ने 9 में से 3 को दिया है। सबसे पहला सवाल माथुर साहब आपसे है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में भाग क्यों नहीं ले रही, क्योंकि चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सबसे अहम होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी तो उसका कार्यकर्ता क्या करेगा, उसकी मौजूदगी कैसे दर्ज होगी। माथुर साहब, देखिए, दो बातें हैं। 2014 से लेकर के अभी तक बीजेपी जो पावर में है, इसका कारण यह है कि उसने चुनाव जो है जीते, क्योंकि अपोजिशन जो था उसके खिलाफ वो एकजुट नहीं था। अपोजिशन की स्प्लिट्स की वजह से बीजेपी ने चुनाव 14 का भी जीता, 19 का भी जीता और कुछ हद तक 24 का भी जीता। तो उसका ये समय मानना है अपोजिशन का कि इस वक्त यह है, अगर हम चाहते हैं कि मतलब बीजेपी पावर से बाहर हो तो हमको एक साथ जो है आना पड़ेगा, और आपस के जो झगड़े हैं या आपस के जो एम्बिशंस भी हैं उनको जो है आपको करने के लिए उनको सेकंड वो देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पूरा हुआ है, ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई और बात है। ये एक खास तरह का कांग्रेस ने एकोमोडेशन किया है, त्याग किया है, जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। और इसके अंदर कोई और मीनिंग नहीं पढ़ा जाना चाहिए अदर देन द डिजायर ऑफ कांग्रेस नॉट टू लेट द वोट्स स्प्लिट, जिससे कि वो जीत जाए पार्टी। तो मैं तो ये समझता हूँ इसके जी। अरुण कुमार शर्मा जी, अभी एक बहुत वीडियो वायरल हो रही है और वो वीडियो ये है कि बहराइच के अंदर जो कुछ फसादात हुए उसमें पार्टी की, बीजेपी की बहुत भूमिका सामने आ रही है। 2 ऐसे लड़कों के बयान आए हैं जिन्होंने ये कहा कि 2 घंटे का टाइम दिया गया था उस पूरे इंसिडेंट में। और ये भी एक वीडियो अभी वायरल हो गया कि जिसमें पुलिस साथ में है और बलवाई, डंडे और हथियार लेकर के उसके साथ चल रहे हैं। तो क्या ये 9 सीटों का जो उपचुनाव है उसको लेकर माहौल बनाने का कोई हिकमत अमली थी, उसका कोई एजेंडा था, या इसके पीछे कुछ और चीज थी? अरुण शर्मा जी। जी, देखिए, जहां तक बहराइच का संबंध है दंगे का, वो महत्व अपनी जगह है, और जहां तक उपचुनाव का है वो अपनी जगह है। परंतु बीजेपी और योगी जी ये इसको जोड़कर देखना चाहते हैं। उसका कारण है कि उनके पास इसके सिवा है ही कुछ नहीं। सर, कोई सामान हो तो आदमी बाजार खरीदारी करने जाए, और उसको कोई मैन्युफैक्चरर हो तो कुछ सामान बेचने जाए। उनके पास तो सामान ही कोई नहीं है। उनके पास तो हिंदू मुसलमान के सिवा ना तो कोई मुद्दा है और ना देश में कोई ज्वलंत प्रश्न उनके सामने खड़ा है। उनके सामने महंगाई, बेरोजगारी, ये प्रश्न खड़े नहीं है, और ना ही जातीय गणना उनके सामने खड़ी। उनके सामने खड़ा है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान शमशान, हिंदुस्तान पाकिस्तान,
ये ज्वलंत प्रश्न है बीजेपी के लिए। गाय भी उसका है। कारण ये है जी, उसका कारण ये है कि बीजेपी के पास ना तो कोई रोड मैप है, ना कोई मसौदा तैयार कर रखा है, ना उनकी कोई जैसे पहले आपको याद होगा योजना आयोग में पंचवर्षीय योजना बना करती थी, हर साल की अलॉटमेंट हुआ करती थी, किस मद में कितना पैसा खर्च करना और कहां कहां से रेवेन्यू इकट्ठा होगा, इन सारी बातों की मीटिंग्स हुआ करती थी। बाकायदा आरबीआई के गवर्नर उसमें पार्ट लिया करते थे, योजना आयोग के अध्यक्ष उनसे राज्यों से बातचीत करके वो सारे मद निकाला करते थे जो राज्यवार या क्षेत्रीय समस्याओं से जूझ रहे होते थे, जहां पे जैसी समस्या होती थी वैसे वहां प्रावधान किए जाते थे। परंतु हमारे जो शासक अध्यक्ष हैं मोदी जी, वो तो चौथी फेल है, आपको तो पता है। बाकी कहने को उनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए की डिग्री है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और वो तो खुद स्वीकार करते हैं ना, मैंने 35 साल भीख मांगी। तो एक भीख मंगा क्या देश चलाएगा जो खुद ही भीख मंगा है? वो भीख मंगा है या नंगा है विचारों का, वो तो आप भी कुछ नहीं कह सकते, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। जो व्यक्ति स्वयं को खुद को कहता हो कि मैं एक बर्तन मांजने वाली का लड़का हूं, मेरी माँ ने घर में चौका चूल्हा किया, तो उसका स्तर क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। और मैं इसको काम का बुरा नहीं बनाता, परंतु इसको ढाल बनाकर सत्ता पर काबिज होना, ये उनका मंतव्य हमेशा रहता है। और आप भूल जाएं कि इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं होगा। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, ये 85, 15, 80, 20 की लड़ाई होगी। वो ठीक है कि आप और मैं इस 80, 20 या 85, 15 की लड़ाई को समझते हुए परिपक्व दिमाग से हम उलझेंगे नहीं, क्योंकि हमें राजनीति आती है, राजनीति समझनी आती है, राजनीति के दाव पेच हमें आते हैं। और ये जो बहराइच का जो आप बता रहे हैं कांड जो हुआ है, उसमें शुद्ध रूप से राजनीति है और हिंदू मुसलमान की राजनीति है। मैं खुल के बोल रहा हूं। उसका कारण है, सर मान लीजिए मैं अभी टेबल पर रखकर चाय पी रहा हूं, साथ में नमकीन भी खा रहा हूं, तो वैसे तो ये मर्यादा से विरुद्ध है। बातचीत अगर मैं आपसे कर रहा हूं तो मुझे चाय पानी नहीं पीना चाहिए, तैयारी करके बैठना चाहिए। पर अगर मैं चाय पी रहा हूं तो आपको आपत्ति नहीं है, क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे ये चाय के समय हो। तो बीजेपी सरकार को आपत्ति है, मतलब बीजेपी के जो लोग हैं, मैं बात कर रहा हूं उस मिश्रा की, राम गोपाल मिश्रा की, उसको आपत्ति है कि एक मुसलमान अपने घर के ऊपर हरा झंडा कैसे लगा सकता है। साहब हिंदुस्तान है ये, नहीं लगेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना होगा। तो वो उसको खुंदक आ जाती है, और वो उस खुन्नस में उस घर के ऊपर, ये वेल प्लान्ड वे है। आप इसको मुजफ्फर सर, आप इसको ऐसे ना समझे कि ये अचानक हो गया, अकस्मात हुआ, बिल्कुल नहीं। ये वेल प्लान्ड वे है। जैसे गुजरात में वेल प्लान्ड वे में दंगा कराया गया था, ये उसी का एक छोटा सा स्वरूप है। अब उसको उकसाया गया था इतना ज्यादा कि वो घर पे चढ़ गया और उसने उस झंडे को बड़े जोरदार ढंग से खींचा। वो झंडा फटा नहीं, ना उनके हाथ में आया, उल्टा जो रेलिंग वहां पर घर के ऊपर लगी हुई थी वो भी टूटकर नीचे गिर गई और उसने उसको लात से धराशायी कर दिया। और उसकी जगह दूसरा व्यक्ति, जी शर्मा जी, मैं आता हूं डिटेल तो चुनाव पे। बहुत आ चुकी। सर मैं चुनाव पे आ रहा हूं, परिप्रेक्ष्य में देखना है। सर मैं चुनाव पे आ रहा हूं। तो वो जब वहां पर भगवा ध्वज लहराया गया तो उसको ऐसा मान लिया गया कि ये चुनावी रणनीति के तहत हमारी जीत हो गई। उसके बाद जिस प्रकार एक एडमिनिस्ट्रेशन उस बात को थोड़ा छुपाने की, ढकने की कोशिश करता है, पर वहां पे उधेड़ने की कोशिश की गई, मतलब तवा गरम किया गया, चुनावी तवा। वो शव को लेकर बैठे रहे, फिर मौशरी में आक्रमण किया। ये सब नीति के तहत है, ताकि 9 चुनाव, वैसे तो 10 होने थे, अयोध्या में डर लगा, हो सकता है भगवान राम इनको वोट ना दें, हो सकता है अल्लाह उनको वोट ना दे, तो इनको ऐसे लगा जैसे हिंदू मुसलमान करने के बाद भी यहां पर दंगा नहीं भड़क रहा, तो ये प्लानिंग से ये किया गया। और वहां के जो एमएलए हैं सर,
मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, चुनाव पे ही आ रहा हूं। वो उन्होंने एमएलए ने किया क्या, अपने ही व्यक्तियों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दी जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है, सातों के सातों हिंदू हैं, और गाड़ी पर गोली चलाई गई ये कहकर कि शायद ये किसी मुसलमान ने चलाई होगी। तो ये जो बनाया जा रहा है एक नरेशन, ये चुनाव के लिए बनाया जा रहा है और इसको योगी जी के साथ इस तरह से जोड़ा जा रहा है, अगर 9 में से एक चुनाव भी हार गए तो अजय कुमार बिष्ट तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम घड़ियाल बजाने जाओगे गोरखपुर में, वहां घंटा घड़ियाल बजाओगे। तो उनको लगा मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई, तो उस नौकरी को बचाना है, साथ रिश्वत भी लेनी है, काम भी नहीं करना और नौकरी को भी बचाना है। तो ये सारी चीजों के अंतर्गत वेल प्लान्ड वे में ये सारे काम होते हैं और चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाता है। जी, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ में एनबीएन के चीफ एडिटर डॉक्टर सलीम खान साहब भी जुड़ चुके हैं। सलीम खान साहब, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। एक सवाल आपसे ले लेते हैं कि ये जो यूपी में कांग्रेस ने इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया, हालांकि 2 सीटों पर बात चल रही थी, खैर और गाजियाबाद में। खैर और गाजियाबाद की 2 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी तैयार भी थी। तो ये चुनाव न लड़ने का फैसला आप किस नजर से देखते हैं? क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस को एक झटका लगा, उस रणनीति को ध्यान में रख करके कांग्रेस ने अपना कदम पीछे हटाया या इसके पीछे कुछ और रणनीति है? देखिए, आमतौर से ऐसी सीट अगर कांग्रेस को मिल रही है जहां पर के उसका उम्मीदवार नहीं, उसके पास उम्मीदवार नहीं है, जहां बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, तो भाई 9 की 9 सीटें तो बहरहाल बीजेपी नहीं हारेगी। तो ऐसी सीट पर लड़ के ये इल्जाम लेना कि देखो समाजवादी पार्टी तो 5 सीटें जीत गई और ये जो 2 सीट इनको दी गई थी ये दोनों पे हार गए, तो इन्हीं की वजह से जो है वो सारा बर्बादी होती है। तो ये इल्जाम से बचने के लिए मेरा ख्याल है कि कांग्रेस ने ये फैसला किया और ठीक है, राजनीति के लिहाज से लोगों को ये हक है कि वो ये दावा करें कि हमको इतनी सीटें दी जाए और फिर जितनी मिले उसमें से ये फैसला करें कि हम इन पर नहीं लड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कोई इशू नहीं है, बल्कि वो जो शर्मा जी जिस पर बात कर रहे थे वो अहम इशू है कि किस तरह से आपदा में अवसर निकालने की कोशिश की गई। और मैं बहराइच में, और मैं याद दिला दूं कि जहां इलेक्शन नहीं हो रहा है, अयोध्या के पास वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें भी इसकी कोशिश की गई थी कि एक लड़के ने एक लड़की के साथ उसके ताल्लुकात थे, तो उस लड़की को बहकाया गया और ये कहा गया कि तुम जो है वो उस बेकरी के मालिक, यानी वो लड़का जहाँ काम करता था, उसके ऊपर आरोप लगाओ कि उसने बलात्कार किया है और वो समाजवादी पार्टी का मेंबर है। लेकिन बाद में डीएनए रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो डीएनए रिपोर्ट तो उस लड़के के खिलाफ है और उसका जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था जो समाजवादी पार्टी का, अगर वो डीएनए रिपोर्ट किसी तरह से मैनेज हो जाती तो ये 10वां चुनाव भी होता। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जिसकी तरफ शर्मा जी ने सबसे पहले इशारा किया था, कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो प्रचार मंत्री बना हुआ है और देश का गृह मंत्री देश को गृह इश्यूज को, कश्मीर के इशू को, बहराइच के इशू को, मणिपुर के इशू को सुलझाने के बजाय अपनी पार्टी के झगड़े और शिंदे को मनाओ और फडणवीस को संभालो और अजित पवार को धमकाओ, इसमें लगा हुआ है। तो अगर देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करे तो देश की जो बुरा हाल होता है वो हो रहा है। माथुर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उनकी सारी व्यवस्था के बारे में भी आपको पता है। एक तरफ यूपी के चीफ मिनिस्टर 0 टॉलरेंस की बात करते हैं कि क्राइम फ्री स्टेट हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ
वहां कितने लोगों को अपाहिज कर दिया गया, कितने लोगों को फर्जी इनकाउंटर में मार दिया गया। रोजाना 2, 4, 5 लड़कियों के साथ रेप और इसकी घटनाएं हो रही हैं, दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में क्या वो रामराज आ गया जिस रामराज का ख्वाब वहां दिखाया गया था, या ये सब कुछ नजरअंदाज करके उनकी पूरी ध्यान, पूरी तवज्जे सिर्फ चुनाव पर है? क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि ये जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव हो रहे हैं, इसकी जो सबसे अहम और मजेदार बात है, इसको आपको समझना चाहिए। ऐसा है कि चुनाव जो है बीजेपी का विरोधाभास भी दिखा रहे हैं। जैसा सबको पता है कि बीजेपी का जो टॉप नेतृत्व है, मोदी और शाह वाला, वो योगी से प्रसन्न नहीं है। तो उनके पास ये दुविधा ये है कि अगर मान लीजिए योगी किसी तरह से इसमें चुनाव अच्छा नहीं जीत पाते हैं, तो अभी वो खुश रहेंगे कि चलिए ठीक है, उनके पास योगी के ऊपर एक शिकंजा कसने का एक मौका मिल गया कि देखिए आप जो लोकसभा में भी अच्छा नहीं कर पाए और भी नहीं कर पाए। योगी जो है, जिस तरह की हिंदूवादी राजनीति है, हिंदुत्व राजनीति है मोदी की और शाह की, उसमें योगी जो है, अगर आप देखें तो शायद इनसे भी ज्यादा अच्छे खरे उतरते हैं। वो तो पूरे योगी भी है, सन्यासी भी है, कपड़े भी पहनते हैं, चरित्र भी बड़ा अच्छा है उनका, पैसे से कोई लेना देना नहीं है, सब है। तो मोदी साहब की जैसे पार्टी के अंदर स्थिति कमजोर हो रही है, और ये सबको पता है कमजोर हो ही रही है, 24 के चुनाव के बाद तो और भी कमजोर हुई है, तो उनको अपने लिए मोदी योगी साहब में खतरा दिखाई देते हैं। तो ये मोदी योगी के साथ चलने वाली जो बात जो है, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। बीजेपी के अंदर ये कॉन्ट्राडिक्शन है इस बात का। अगर आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझ लें, तो फिर चुनाव को देखने की आपकी दृष्टि बिल्कुल बदल जाएगी कि चुनाव का क्या मामला होने वाला है। जो आप कांग्रेस की लिए बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे पिछली बार भी कह रहा था, इंडिया गठबंधन को ये समझ में आ गया है कि उनके पास कोई चारा ही नहीं है, दे हैव टू कम टुगेदर पर फोर्स। मतलब पता ये है कि बीजेपी और ये सरकार उनको खा जाएगी पूरी तरह से। मतलब तो मैं समझता हूँ कि जो यूपी में जो उन्होंने किया है, वो हारे जीतने से ज्यादा जो है ये सॉलिडरिटी दिखाने के लिए किया गया है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हम सबको पता है कि कांग्रेस का एक रिवाइवल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी कांग्रेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है इतना नहीं हुआ है कि जिसपे वो कर सके। और ये कांग्रेस जो है और समाजवादी पार्टी जो आपस में तकरार नहीं करेंगे बिल्कुल, ये आप समझ लीजिए। मतलब और ये स्थिति जो आप देखें महाराष्ट्र में हो रही है, मतलब हो रही है, और यही कुछ झारखंड में हो रहा है। तो इस वक्त सबका ये है मामला कि एक यूनिट, एक फ्रंट पे आओ, जिससे कि मतलब इस सरकार को हराया या ऑफिस के बाहर किया जा सके। तो ये जो इसकी सबसे अहम बात है। जहां तक आपका सवाल है राम राज्य का, ये सभी को पता है कि क्या है, इन बातों को कहने का कोई फायदा नहीं है बार बार कि बीजेपी जो है पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रही है। वहां से तो कर नहीं रहे हैं, जब से आए तब से कर रहे हैं, मतलब जब जरूरत नहीं थी तब भी करेंगे, अच्छी पोजीशन में थे। अब तो ये है कि वो थोड़ा सा दबे हुए हैं, तो उनको और भी आवश्यकता है इस बात की, पोलराइजेशन की प्रोग्रेस है। जहां तक आपका बहराइच का सवाल है, जो कि आपने कहा भी और इस पर आप लोगों ने एक और प्रोग्राम में बात करी थी, देखिए समस्या क्या होती है कि जब आप एक उग्रवादी मनोवृत्ति को लेकर आगे चलते हैं, तो उसको पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए जिस तरह के फोर्सेस ये लोग अनलीश कर रहे हैं, एंटी मुस्लिम एग्रेसिव गुंडों की जमात को कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करना जो है मोदी और योगी के लिए बड़ा बड़ा मुश्किल होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। इसका जो आप देखेंगे, देश को तो नुकसान होगा ही होगा इसका, लेकिन इसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा बहुत ज्यादा। मतलब तो ये पूरी राजनीति एक बड़े अजीब से दौर में गुजर रही है, आप देखेंगे। और मैं समझता हूं कि इस वक्त जैसा माहौल है मैं समझता हूं कि इस वक्त ये जैसा माहौल चल रहा है और उसमें बात हो रही है, इसमें बीजेपी का जो है 9 में से 3 सीटें निकालना भी मुझे मुश्किल लग रहा है। मतलब क्योंकि देखिए फर्क ये आया है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ पिछले गर्मियों में, तब तक अपोजिशन के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल, उनके आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी थी, जो कि चुनाव के रिजल्ट से दूर कर दिया। मतलब तो नाउ दे आर इन अ मोर एग्रेसिव टोन, दे आर नो मोर इन अ डिफेंसिव मोड। मतलब तो मैं समझता हूँ कि ये होने वाला है। क्या होगा ये तो वोटर ही बताएगा आगे आने वाले दिनों में, लेकिन ये होने वाला है। इसके बाद क्या होने वाली स्थिति है, अगर बीजेपी के माकूल रिजल्ट नहीं आते तो उनका लखनऊ की सरकार पे क्या असर पड़ेगा, दिल्ली की सरकार पे क्या असर पड़ेगा और आगे क्या असर पड़ेगा, ये बात देखने लायक होगी। जी शर्मा जी, हरियाणा में हमने देखा कि एक एक सीट पर बीजेपी ने खुद अपने अलाई पार्टियों को नहीं बल्कि आजाद उम्मीदवारों को उतारा, और कई सीटों पर तो 20 से ज्यादा उम्मीदवार उतारे गए। ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई हरियाणा में, तो क्या यूपी में भी इसी तरह की कुछ स्ट्रेटेजी अपनाएंगे?
पोलराइजेशन के साथ साथ, या ये कुछ और स्ट्रेटजी अपनाएंगे? जैसे माथुर साहब ने कहा कि 3 सीट भी नहीं ला पाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इनकी वहां स्ट्रेटजी क्या होने वाली है? जी सर, पहली बात तो मैं आपके दिमाग से ये बात निकाल दूं कि कांग्रेस इस चुनाव को नहीं लड़ रही। दरअसल इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। ये आप इस बात को भूल जाएं कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ये इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं और जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से देश का संविधान, सौहार्द, पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। ये देश हित में है, ये सद्भाव भरी, ये एकता और एकजुटता, ये नया इतिहास लिखा जाएगा। मैं आपको कारण बता देता हूं। बीजेपी ने कभी भी उपचुनावों में कोई जोर नहीं लगाया, 10 साल का इतिहास बताता है। आज पहली बार बीजेपी उपचुनावों में सीरियसली चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अक्सर जानबूझकर उपचुनावों में हार जाया करती थी, भले ही वो लोकसभा का चुनाव हो। आज ऐसी आवश्यकता क्या आन पड़ी है, जैसा कि प्रोफेसर माथुर ने भी कहा, बीजेपी कमजोर हुई है सर, 240 सीट पर सिमट गई है। और हुआ क्या है, 44 सीट से कांग्रेस 100 सीट पर आ गई। बल्कि मैं तो कह रहा हूं उसकी 103 सीट है। महाराष्ट्र में एक इंडिपेंडेंट इनके साथ मिल गया, एक इंडिपेंडेंट और इनके साथ जो इनका डिसिडेंट था वो मिल गया, तो 101 सीट तो यहीं पर हो गई थी। परंतु मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना यह भी है कि मान लीजिए ये 9 उपचुनाव, जैसा कि ये अलग अलग दूरी पर हैं, अब इसको ऐसे मान लीजिए आपने मुझे कहा अरुण भाई ये 9 वस्तुएं आपको लानी है और हर एक वस्तु को इकट्ठा आपने करना है, और मैं ये देखता हूं कि ये 9 चीजें 9 जगहों से मेरे को लेनी पड़ेंगी और वो 10-10 किलोमीटर दूर है। तो हर एक चुनाव को, हर एक चीज को लेने के लिए मुझे 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। तो कांग्रेस इस झंझट में क्यों पड़े? कांग्रेस इसको संयुक्त रूप से क्यों ना लड़े? इसको इंडिया गठबंधन के तौर पर क्यों ना लड़े? मुझे जो समझ में आती है वो ये वाली स्ट्रेटजी ज्यादा उपयुक्त लगती है बनिस्बत इसके कि आप हारने वाली सीट पर खड़े हो जाएं। मैं कहता हूं चलो मान लीजिए खैर की सीट जीत भी लेते, गाजियाबाद की सीट जीत भी लेती कांग्रेस, तो कांग्रेस वहां पर सदन में क्या समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत हो जाती? क्या मुखर कौन चाहिए? मुखर चाहिए छत्र, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि वायनाड का चुनाव है जो कि प्रतिष्ठा का प्रश्न है, महाराष्ट्र का चुनाव है जहां पर कांग्रेस 17 सीटों पर लड़कर 13 सीटें जीत जाती है। वहां पर 30 सीटें जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें इंडिया गठबंधन जीत जाता है। कांग्रेस एनडीए को और बीजेपी को पिस्सू पड़े हुए हैं सर, चुनाव लड़ना भारी हो गया है वहां पर। अब ये देखो आप, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अपने घर की बता रहा हूं आपको। मेरी वाइफ रिटायर हुई, 3% डीए आना था, जुलाई से घोषणा हो गई, अब अक्टूबर की पेंशन आई है उसमें 3% जुड़कर नहीं आया। परंतु महाराष्ट्र में लाडकी बहना के 5 महीने के पैसे 1250 रुपए के हिसाब से नवंबर का भी पैसा महिलाओं के खाते में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की 2 करोड़ महिलाओं के खाते में क्रेडिट हो चुका। उसमें बहुत सारी महिलाएं भाई वो भी हैं, टैक्स पेयर हैं, वो इनकम टैक्स पे करती हैं, उनके भी आ गया अकाउंट में। तो ये लूट जो मचाई है। और आपने हरियाणा की बात की, हरियाणा में जो शपथ ली गई, क्या कभी आपने ऐसे इससे पहले शपथ देखी? 120 करोड़ रुपया लगाया गया, 40 पार्टियां बनाई गई, उनके हेड आईएएस आईपीएस बनाए गए, 8 बड़े बाड़े बनाए गए, जहां पर वो जो कौन सी बहनें हैं उनका एक बाड़ा बनाया गया, 250,000 बसें लगाई गई, वहां पर 50,000 लोगों को इकट्ठा किया गया। तो ये भी एक रणनीति के तहत ये विलासिता दिखाई गई कि हम इकट्ठे हैं भाई साहब, एनडीए इकट्ठा है, एनडीए के सारे नेता वहां पे गए, 18-20 वहां पर चुनाव मुख्यमंत्री गए, कितना पैसा खर्च हुआ।
तो बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है आपके और मेरे मसलों से। उसको लेना देना है, उसकी शान और शौकत बरकरार रहनी चाहिए, इस देश में उसका झंडा ऊंचा रहना चाहिए, झंडा गिरना नहीं चाहिए। और बहराइच में भी क्या हुआ, वो जो हरे झंडे से नफरत करते हैं ना, उसको नीचा किया गया, माध्यम बनाया गया मुसलमानों को। मुसलमानों ने कोई वहां पर शरारत नहीं की थी, शांत बैठे हुए थे। वो जो मूर्ति विसर्जन का जुलूस था, वो नीति अंतर्गत जा रहा था, शांति से जा रहा था। उकसाया किसने? सबसे पहले तो जो पहल करने वाला होता है ना मुजफ्फर भाई, उसको कसूरवार माना जाता है। तो पहल तो मुसलमानों ने की नहीं। और फिर दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने गलती की है, मैं मानता हूं उनकी गलती है, उन्होंने मिश्रा जी को मार दिया। अगर वो ना मारते तो ये वाली बात इंटरनेशनल लेवल पर जा सकती थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। परंतु ये गलती हो गई है। इस गलती का खमियाजा जो है वो पूरे यूपी को भी भुगतना पड़ रहा है। अगर थोड़ी सहनशीलता रखते और इसको एक प्रोपेगंडे के तौर पर अगर प्रस्तुत किया जाता, तो मुझे लगता यह है कि वहां पर हिंदू भाइयों को नीचा देखना पड़ता। परंतु आवेग में आकर एक काम हो गया है, तो हम उसकी आलोचना तो कर सकते हैं, परंतु उसको ठीक नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि ये बहराइच का मसला भी और अदरवाइज बीजेपी भी इस बार मात खाने वाली है। उसका कारण है, उसका जो कच्चा चिट्ठा है वो खुल चुका है। अब किसी को समझाने की, समझने की जरूरत नहीं है इस देश में कि जो अब्दुल है उसकी चूड़ी टाइट की जाएगी। साहब वो तो हिंदू अगर होगा तो उसकी भी चूड़ी टाइट होगी। शर्त यह है कि वो बीजेपी को वोट ना देता हो। सिर्फ बीजेपी चुनावी राजनीति जानती है, इसके अलावा देश की भलाई के लिए ना तो मोदी जी के पास कोई विजन है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना कोई रोड मैप है। वो जानता ही नहीं है, क्योंकि निपट गवार आदमी बैठ गया है प्रधानमंत्री के पद पे, तो वो उसको आता ही नहीं है प्लानिंग करना, देश की तरक्की कैसे होगी। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने स्कूटी अभी अपनी चेंज करनी थी, मैं पता करने गया 55,000 की स्कूटी 65,000 में है, 28,000 उस पर जीएसटी है, 15,000 रुपए उस पर जीएसटी है, वो रोड टैक्स है। 65,000 की जो स्कूटी है वो 1 लाख रुपए में मिल रही है। अब मेरी हैसियत अगर ना हो तो इसका मतलब मुझे पुराने से ही काम चलाना पड़ेगा। हिंदुस्तान की भी यही हालत हो गई है। हिंदुस्तान को अपने पुराने संसाधनों से, जो आपकी घर की बचत है, उससे ही काम चलाना होगा, नया निर्माण होगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बीजेपी ध्यान नहीं देती। आप गुजरात में देखें, नकली जज पकड़े जाते हैं 27 साल राज करने के बाद। ये हालत है उसकी, ये गुजरात पैटर्न है। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं, सिवाय इसके आपके पास एक समाधान है कि सत्ता से बीजेपी को दूर कर दो। बस ये लास्ट उपाय है जी, सत्ता से बीजेपी को दूर कर दो। इसी के साथ हम सलीम साहब के पास जाते हैं और उनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि सलीम साहब, क्या कांग्रेस ने स्ट्रेटेजिकली ये फैसला लिया कि उसको कंसंट्रेट करना है महाराष्ट्र पर, वायनाड पर और छत्तीसगढ़ पर? उसने अपने आप को यूपी में फंसाने के बजाय बड़े इलेक्शन की तरफ ध्यान देना ज्यादा बेहतर समझा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, वो ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां पहुंचता है कवि तो उसके पढ़ने वाले जो है ना वो उससे भी आगे चले जाते हैं। तो अब यह है कि कांग्रेस ने ये क्यों किया है, उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बुनियादी बात यही है कि कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि हम जो है वो इंडिया गठबंधन के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जितने भी उम्मीदवार हैं वो अगर उनका निशान साइकिल है तो भी वो इंडिया गठबंधन के हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका निशान साइकिल है या हाथ है। बहरहाल इंडिया गठबंधन की जीत या हार होगी। महाराष्ट्र में भी यही दिखाई देता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के 13 लोग तो जीत ही गए, एक और शामिल हो गया, 14 हो गए।
जबकि हम ये देखते हैं कि शिवसेना के 9 सांसद जीते हैं और एनसीपी के जो शरद पवार का गुट है 8 जीते हैं। हालाँकि हम एनसीपी से ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वो 13 जीतती, इसलिए कि वो 10 पे लड़ी थी। तो 10 में से 8 जीते, उनका एक बेहतरीन स्ट्राइक रेट है। इसी तरह से कांग्रेस का भी अच्छा स्ट्राइक रेट है, 17 में से उसने 13 जीत लिए और इसका भी अच्छा स्ट्राइक रेट है। शिवसेना का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा, बल्कि शिवसेना शिंदे से भी कम रहा। इसके बावजूद जो है वो तीनों ने 85-85 सीटें ले ली। तो ये जो गठबंधन का धर्म जिसको कहा जाता है कि जो लोग आपके साथ हैं, तो उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, ये ना कहा जाए कि भाई उसकी सीटें कम हैं, थी तो इसलिए उसको कम मिलेंगी, बल्कि बराबरी का मामला। पिछली मर्तबा भी जब शरद पवार के साथ एनसीपी के साथ कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा था, तो दोनों ने 125 सीटें ली और 38 सीटें दूसरे समर्थकों को छोड़ी। इस बार भी तीनों ने 85-85 सीटें ली और बाकी 33 सीटें दूसरों के लिए छोड़ी। तो अपने साथियों को का एहतराम करना और उनका आदर करना और उनको नीचा दिखाना या ऊँचा दिखाना, इस चक्कर में ना पड़ना, मैं समझता हूँ कि अगर ये सोच रहे, अगर ये अप्रोच रहे, तो ये है कि गठबंधन मजबूत होता है। और अगर ये ना हो, मौके के लिहाज से अपना भाव बढ़ा लेना, मौके के हिसाब से घटा देना, तो फिर वो एक मजबूरी की चीज़ होती है जिसके अंदर कोई पायदारी नहीं होती, जिसमें कोई गहराई नहीं होती। तो अगर कांग्रेस ये कर रही है, जो उसने हरियाणा में नहीं किया, उससे पहले मध्य प्रदेश में नहीं किया, तो उसका खमियाज़ा भी उसको भुगतना पड़ा। अब ये कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो है वो सराहनीय है और इसकी सराहना करनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो टीका-टिप्पणी करके उसको बिला वजह उसकी घेराबंदी नहीं होनी चाहिए। जी, तो उसकी कोई घेराबंदी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो इत्तेहाद है वो मजबूत रहे, आगे बढ़े। हम भी यही कामना करते हैं कि कांग्रेस और एलआई मिल करके इस देश को सही दिशा दिखाएं। मेरी मेरी मुजफ्फर भाई एक अपील रहती है हमेशा कि मुल्क जी के अंदर इत्तेफाक और इख्तिलाफ होना चाहिए, भले ही किसी का कोई सा भी धर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सलीम साहब की बात बहुत अच्छी लगी कि जो उन्होंने इसको प्रेज किया है 85-85 सीटों को, ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा है, सारे जुड़वा भाई हैं। देश के अंदर भी ऐसे ही अमनो चैन होना चाहिए, किसी का कोई सा धर्म हो, अगर मस्जिद आए तो भी सर झुक जाए, गुरुद्वारा आए तो भी सर झुक जाए। मुझे लगता है ये जो हम पुराने लोग हैं, जो जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, जिनके सिर के बाल नहीं रहे, जो 70 साल के करीब होने को आ रहे हैं, ये उनका जहनी फर्ज है कि इस इख्तिलाफ को या इस इत्तेफाक को बना के रखा जाए। राजनीति में कोई लड़े कोई जीते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में तरक्की हो, आपसी प्यार हो, सौहार्द हो, मैं इसकी उम्मीद ज्यादा करता हूं, बजाय राजनीति में कौन जीत रहा कौन हार रहा। ये हम विश्लेषण हमेशा करेंगे और करते रहेंगे, ये हमारा जहनी फर्ज भी है और हमारा ये नैतिक फर्ज भी है। तो मेरा मानना ये है कि महाराष्ट्र के चुनाव शांति से हों, अच्छे से हों, ऐसी मुझे चुनाव आयोग से उम्मीद है। ये जो देखिए जहां तक इसकी बात है जिसमें गजाली साहब का जोर था, कांग्रेस ने क्या किया, ये सब चीजें जो है ये एक बीजेपी के प्रोपोगंडा का पार्ट रही है। अगर आप उसको देखें 20 दिन से आप लगातार देखें, ये आ रही खबरें आ रही है कि महाराष्ट्र में जो है इन पर एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, वो झगड़ा हो रहा है, और कांग्रेस ये कर रही है और शरद पवार साहब ये कर रहे हैं, जबकि कभी ऐसी बात ही नहीं थी। मतलब सारे उसमें प्रोपोगंडा होता रहा। और ये जो आज जो आप जिस बात कहे कि यूपी में कांग्रेस क्या हो रही है, ये सब दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बीजेपी प्रोपोगंडा। बीजेपी शासन चाहे जैसे करती हो, जो उनकी जो भी पॉलिटिक्स हो, लेकिन मैं समझता हूँ प्रोपोगंडा के उसमें जो है उनको आपको पूरे मार्क्स देने चाहिए 100 में 100। मतलब जिस तरह का उन्होंने प्रोपोगंडा किया है, जिस तरह का झूठ बोला है, जी वो जी हिटलर का वो जी गोबेल्स जो था वो भी बेचारा इनके आगे पानी भर जाएगा ये बात को। तो कहाँ से कोई अफवाह पकड़ के कैसे कराते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं, ये इसमें इनका गजब है। मतलब मैं तो कम्युनिकेशन का प्रोफेसर हूँ, मतलब तो मैं समझता हूँ कि जी ये बहुत ही जबरदस्त इनका जो है प्रचार तंत्र है।
और मेरा तो ये भी मानना है कि बीजेपी को जो बढ़त मिली है उसमें, ये मैंने कईयों से बात कही है, उसमें उसका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उनका बहुत बड़ा हाथ है। मतलब ये सब हिंदू मुसलमान को तो भाई वो तो जानते ही है सब। तो इन बातों को आप न देख करके गहराई में देखें तो मैं नहीं समझता कि कांग्रेस का इसके साथ दान है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहां पर कांग्रेस ज्यादा पावरफुल है वहां पर और छोटी पार्टी नहीं आएंगी। लेकिन जो इसमें जो सबसे बड़ा जो देखिए खांचा समझ में आ रहा है वो है बीएसपी का, जिसपे आपका ध्यान नहीं गया। अब बीएसपी के कारण जो है पिछले बार लोकसभा के चुनाव में इस अलायंस ने 17 सीटें लूज करी है। अगर बीएसपी ने वोट ना काटे होते तो अखिलेश और कांग्रेस को कंबाइन था तो 17 सीट और मिलती और कांग्रेस वुड हैव बीन प्रैक्टिकली वाइप्ड आउट ऑफ यूपी। मतलब ये सब है। और अब जो भी मायावती की मजबूरियां हो, ये वो जैसे मैं कह रहा था पिछले बारे में एक शेर पढ़ा के कैसे कह दूं तू बेवफा है, मुझे तेरी मजबूरियों का पता है। तो पता नहीं मायावती की क्या मजबूरियां हैं, लेकिन मायावती की जो है जो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए 8 जो है ये वोट काटेंगे। लेकिन तभी मेरा मानना ये है कि मायावती का जो है पॉलिटिकल वर्चस्व खत्म हो गया है और वो ज्यादा डैमेज नहीं कर पाएंगे। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को न भूलिए। आप अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और अच्छे प्रोग्राम बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया।